दिल्ली में भाजपा की कार्यशाला का दूसरा दिन, प्रधानमंत्री ने जनसेवा का दिया मंत्र, संसदीय दल ने जीएसटी सुधारों को सराहा। गुआ गोलीकांड के शहीदों को राज्यवासी कर रहे याद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेता शहीदों को करेंगे नमन, जनसभा का भी आयोजन। भाजपा ने रांची के एचईसी इलाके में सरकार पर गरीब आदिवासी परिवारों को अतिक्रमण के नाम पर बेघर करने का लगाया आरोप, बाबूलाल मरांडी पीड़ितों से मिले। और भारत ने दक्षिण कोरिया को पराजित कर जीता हॉकी एशिया कप का खिताब, विश्व कप हॉकी के लिए किया क्वालिफाई, जमशेदपुर में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर भाजपा की नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल इस कार्यशाला में शामिल हुए और सांसदों को जनसेवा का मंत्र दिया। इस दौरान भाजपा संसदीय दल ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संसद परिसर स्थित जीएमसी बालयोगी सभागार में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिला। उन्होंने साथ ही सांसदों के बीच अंतिम पंक्ति में बैठने का विकल्प चुना। प्रधानमंत्री मोदी एक सामान्य सांसद की तरह सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सांसद कार्यशाला की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में आयोजित सांसद कार्यशाला में भाग लिया। पूरे भारत से आए सांसद सहयोगियों और वरिष्ठ नेताओं ने विविध मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। भाजपा सांसद रवि किशन ने एक्स पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, एनडीए सांसदों की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे। यही भाजपा की ताकत है, जहां संगठन में हर कोई एक कार्यकर्ता है। सभी लोग प्रधानमंत्री की सादगी, विनम्रता और जमीनी जुड़ाव की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में 11 सालों के तक सर्वोच्च पद पर विराजमान रहने के बावजूद उनमें अहंकार लेश मात्र भी मौजूद नहीं है और उनका कार्यकर्ता भाव हमेशा जागृत रहता है। इसलिए सांसदों के लिए आयोजित कार्यशाला में वह सहजता से अंतिम पंक्ति में जाकर बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपनी कर्मठता और त्याग के बल पर सर्वोच्च पद को हासिल किया है, इसकी यह सादगी जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती है। कार्यशाला के दौरान भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों और दरों में कटौती जीएसटी 2.0 के लिए धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। सांसदों ने कहा कि सरकार के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में राज्य में भी प्रदेश भाजपा द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ता असहाय और वंचित रोगियों का इलाज कराएंगे। स्वच्छता अभियान भी प्रभावी तरीके से चलेगा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। सितंबर को भारतीय जनता पार्टी का जो युवा शाखा, युवा मोर्चा, उसके तरफ से रक्त अधिकोष में पूरे देश भर में इस बार हमने तय किया है कि रिकॉर्ड रक्तदान किया जाएगा। रक्तदान करने के बाद यदि रक्त रखने की जगह नहीं होगी तो उनका ब्लड ग्रुप टेस्ट होगा, उसकी लिस्ट जिलों में होगी, प्रदेश में होगी, और जब भी कोई जरूरतमंद होगा तो उनको खबर करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग खून उपलब्ध कराएंगे।
गोवा गोलीकांड के शहीदों को कृतज्ञ राज्यवासी आज याद कर रहे हैं। आज ही के दिन पश्चिमी सिंहभूम के गोवा में वर्ष 1980 में हुए गोलीकांड में हक अधिकार की आवाज उठाने वाले 10 आदिवासियों ने शहादत दी थी। इन शहीदों की याद में आज गोवा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेता शामिल होंगे। इस दौरान जनसभा का भी आयोजन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने गोवा के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मंत्री दीपक बिरुआ ने भी जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को एक वीडियो के जरिए नमन किया। और इसको खदान से निकलने वाले जहरीले पानी को रोकने की हजारों ग्रामीण तीर धनुष के साथ नारे लगा रहे थे। तभी पुलिस और बीएमपी ने घेराबंदी कर दी। भीड़ से चले तीरों से 4 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी और फिर शुरू हुई अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें 3 आदिवासी मारे गए थे। दर्जनों आंदोलनकारी घायल हुए और उन्हें गोवा अस्पताल लाया गया। लेकिन यहां हुआ आजाद भारत का सबसे शर्मनाक अध्याय। बीएमपी जवान बदले की नीयत से अस्पताल में घुस गए और घायल आदिवासियों पर गोलियां बरसा दी। इस गोलीकांड में ईश्वर सरदार, रामो लागुरी, चांदो लागुरी, रेंगे सुरीन समेत कई आदिवासी शहीद हो गए। बाद में पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी ने गोवा बाजार में शहीद स्थल बनवाया और तभी से हर साल 8 सितंबर को यहां शहीद दिवस मनाया जाता है। गोवा गोलीकांड सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि झारखंड आंदोलन का टर्निंग पॉइंट था। इन शहीदों की कुर्बानी ने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि अधिकार और पहचान की लड़ाई कभी आसान नहीं होती। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर घुसपैठियों से प्रेम और गरीब आदिवासियों के दमन का आरोप लगाया है। रांची के एचसी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित परिवारों से उन्होंने कल मुलाकात की। इस दौरान श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की सरपरस्ती में जहां घुसपैठियों को झारखंड में बसाने का काम हो रहा है, वहीं मूल वासियों और आदिवासियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल रोकने की मांग की। मकान बना देते, लेकिन अब इन लोगों को उजाड़ रहे हो। अब कहाँ जाएगा? बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इन लोगों का कुछ नहीं है। जो पूछे, अभी आप ही लोगों के सामने बात कर रहे थे, 40 साल 50 साल से पीढ़ी यहाँ गुजर गया लोगों की। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? भाई आप बांग्लादेशी को यहाँ घुसपैठियों को बसा रहे हैं, उनको नागरिक बना रहे हैं, और यहाँ इतने वर्षों से जो गरीब रह करके मजदूरी करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं, बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उन लोगों का आप यहाँ से उजाड़ रहे हो। गोड्डा के महगामा में कांग्रेस द्वारा मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री सह पार्टी नेत्री दीपिका पांडे सिंह की मौजूदगी में कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। ग्रामीण विकास मंत्री ने सभी का पार्टी में स्वागत और अभिनंदन किया। रांची में आजसू पार्टी की महानगर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संगठन मजबूती और विस्तार का मंत्र दिया। निकाय चुनाव की रणनीति पर विमर्श हुआ। श्री महतो ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जनहित के मुद्दों पर आवाज बुलंद करने और जन समस्याओं के समाधान की दिशा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। लौह नगरी जमशेदपुर में एक संस्था की ओर से झारखंड गौरव सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विधायक सरयू राय, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने लोगों से देश हित को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण, मानव सेवा और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। अवैध शराब के खिलाफ हजारीबाग में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चौपारण थाना क्षेत्र के भगहर समेत अन्य इलाकों में वन विभाग की टीम के साथ छापेमारी अभियान चलाकर 12 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 60,000 किलो जावा महुआ और 5,000 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया। साथ ही कई ड्राम और शराब बनाने के सामान को भी जब्त किया गया। रांची के रातू थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए शूटर समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन अपराधियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के पीछे की वजह जाना जा सके। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया है। इधर रांची के नामकुम थाना क्षेत्र से ग्रामीणों ने बकरी चोरी करते 3 युवकों को कल रंगे हाथ पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और चोरों को थाने ले गई। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई महीनों से बकरी चोरों ने आतंक मचा रखा था। बार बार बकरी चोरी की घटनाओं से निपटने के लिए इलाके के लोग सतर्क थे। इसी क्रम में एक कार से आए लोगों ने 3 बकरियों को बेहोश कर उन्हें डिक्की में डाला। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने उन्हें धर दबोचा। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कल रात 9:57 से 11:01 तक लोगों ने चंद्र ग्रहण के क्रम में ब्लड मून का दुर्लभ नजारा देखा। ग्रहण के दौरान देश भर में ब्लड मून देखा गया। अलग अलग शहरों में लोग इस खगोलीय घटना के साक्षी बने। इस बेहद खास पल की छवि को लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद किया। बीती रात लगभग 3-3.5 घंटे से अधिक समय तक चांद पर धरती की छाया पड़ती रही। चंद्रग्रहण की पूरी अवधि में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच रही और चांद पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ा। भारत समेत ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की जैसे देशों में भी चंद्र ग्रहण देखा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केन्या, स्विट्जरलैंड, जॉर्डन, चीन, ईरान और ऑस्ट्रेलिया की, जहां ब्लड मून यहां देखा गया और कई लोगों ने ब्लड मून के नजारे को अपने कैमरों में दूरबीनों के जरिए कैद करते हुए भी नजर आए। पूर्ण चंद्र ग्रहण के मद्देनजर मंदिरों के बंद कपाट भी आज खुल गए। चंद्र ग्रहण संपन्न होने पर श्रद्धालुओं ने गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान भी किया। इस दौरान आस्था और धार्मिक उत्साह का अद्भुत नजारा भी दिखा। चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद आज मंदिरों में पट खोले गए हैं और मंदिर की सफाई भी की गई है। बात उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की जाए तो यहाँ की तस्वीरें जब आपको हम दिखाएंगे तो पहले देव प्रतिमाओं का यहाँ गंगा जल से अभिषेक किया गया है और इसके बाद महाकाल मंदिर में बाबा की भस्म आरती की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। तो उज्जैन के महाकालेश्वर से ये तस्वीरें, जहां चंद्रग्रहण के बाद गंगा जल से अभिषेक किया गया और साथ ही साथ उसके बाद भस्म आरती की गई। यहाँ तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि मंदिर के पट खोले जा चुके हैं और विशेष आरती यहाँ की गई है और इसी के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही यहाँ बन रही है। ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ महाकाल मंदिर में बाबा की भस्म आरती की तस्वीरें आपके सामने। इधर देवघर के शिवगंगा में भी चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करने को लेकर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बीच पितृपक्ष के मद्देनजर देवघर के शिवगंगा में लोग अपने पितरों को तर्पण करते हुए भी नजर आए। आज से जो भी पितर लोगों को पानी पिलाते हैं वो लोग अपने अपने स्थान पर जाके अपने पितर को, अपने पूर्वज को याद करते हैं और पितर पक्ष का जल पिलाते हैं। कहा जाता है कि अभी पितृ लोग जो धरती पर आते हैं और ऐसी मान्यता है पूर्वजों के द्वारा हम लोग को सुना गया है। भाई आप कह सकते हैं पुराण में भी इसका उल्लेख है कि जितने भी पितृलोक में रहते हैं वो इस 15 दिन पितर पक्ष में आते हैं। साल में 4 पक्ष होता है। एक हो गया कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उसका हो गया पितर पक्ष, देवी पक्ष।
तो ये एक पक्ष है जो कि पक्ष में सारा पितर लोग धरती पर आते हैं अपने अपने संतान को आशीर्वाद देने के लिए। जमशेदपुर में एक संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आयोजकों ने रक्तदाताओं का आभार जताया और रक्तदान के लिए सभी को प्रेरित किया। शिविर के दौरान कई ऐसे लोग भी पहुंचे जिन्होंने कई बार इस पुनीत कार्य में हिस्सा लिया है। वैसे भी कई बार हम डायरेक्टली ब्लड बैंक में जाके ब्लड दिए हैं। इस शिविर में कितना बार दे चुके हैं अभी तक 8वां है। इस शिविर में क्या कहेंगे युवाओं को? युवाओं को ये कहेंगे कि अपना रक्त को व्यर्थ न जाने दें, किसी के काम आने के लिए रक्तदान जरूर करें। रक्तदान महादान जीवनदान। जुनून, एक उल्लास, जो उमंग यहाँ के युवा साथियों में है, शायद दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिला। मैं हम जमशेदपुर के सभी युवा साथियों को मैं सैल्यूट करता हूँ अपने संस्था के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया और नए कीर्तिमान स्थापित करने का फिर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राज्य में फिलहाल मॉनसून गतिविधि कमजोर है। राज्य में 13 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 सितंबर तक राज्य के कई इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोडरमा जिले के चंदवारा में सर्वाधिक 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस मॉनसूनी सीजन में राज्य भर में अब तक औसत से 22% अधिक बारिश हुई है। भारत ने दक्षिण कोरिया को एशिया कप हॉकी के खिताबी मुकाबले में कल 4-1 के अंतर से पराजित किया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने अगले वर्ष होने वाले विश्व कप हॉकी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये चौथी बार है जब भारत ने इस प्रतियोगिता को जीता है। बिल्कुल, इस टीम ने पहले साल 2003, 2007 और 2017 में यह खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी। कोरिया के खिलाफ भारतीय टीम ने शुरुआत से ही दबदबा बनाकर रखा और मैच शुरू होने के चंद मिनटों में सुखजीत सिंह ने पहला गोल कर दिया। दूसरे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने गोल किया और तीसरे और चौथे क्वार्टर में भारत की ओर से एक गोल और देखने को मिला और स्कोर लाइन हो गई 4-0। चौथे क्वार्टर में एक गोल कोरिया की ओर से भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिताबी जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है। हॉकी एशिया कप में जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। यह जीत इसलिए और भी खास है क्योंकि उन्होंने गत विजेता दक्षिण कोरिया को हराया है। यह भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है। हमारे खिलाड़ी और भी ऊंचाइयां छूते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें, यही कामना है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झारखंड ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम के रोहना विजय शांडिल्य ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। लोहनगरी जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जेसीएस झारखंड ओपन शतरंज प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम के रोहना विजय शांडिल्य का दबदबा रहा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनदीप मुखी दूसरे और जमशेदपुर के ही देवांजन सिंह तीसरे स्थान पर रहे। इस दौरान सभी प्रतिभागियों में भारी उत्साह दिखा। मैं अंडर 15 में सेकंड आई हूँ। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। वो मेहनत रंग लाई। आश्वी, किस चीज में आपको प्राइज मिला? चेस में। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। वहीं अंडर 15 बालक वर्ग में भावेश शरण पहले और अंडर 15 बालिका वर्ग में नित्या भारती ने खिताब जीता। इस दौरान टॉप 20 आने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अंडर 7 में 4 प्राइज। कैसा लग रहा है आपको ट्रॉफी लेकर? बहुत अच्छा। ट्रॉफी दिखाइएगा एक बार। ये आपका ट्रॉफी। मेरे को कॉन्सोलेशन के लिए प्राइज मिला है। कब से आपको शतरंज पसंद? मुझे तो 2 साल से बहुत पसंद है। कब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
मैं तो 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल से कर। समापन समारोह में मुख्य रूप से मुकुल विनायक चौधरी और मनोज कुमार सिंह, नरेंद्र कुमार तिवारी, विजय कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और असम की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाले भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को जयंती पर नमन किया है। आज भारत रत्न भूपेन हजारिका की जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद कर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, भूपेन हजारिका जी को उनकी जयंती पर याद करते हुए जिस तरह हम उनके जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत कर रहे हैं, इसी कड़ी में उनके जीवन और संगीत पर कुछ विचार लिखे हैं और बताया है कि कैसे इन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आज देश और दुनिया में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साक्षरता किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक तरक्की का आधार होती है। एक साक्षर और शिक्षित समाज ही लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक और सामाजिक उन्नति के बारे में बेहतर तरीके से सोच सकता है। यानी समाज जितना अधिक साक्षर होगा, देश का विकास भी उतना अधिक होगा। हालांकि 2024 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 73 करोड़ से अधिक युवाओं और वयस्कों में अब भी मूलभूत साक्षरता की कमी है। निरक्षरता की विश्वव्यापी समस्या पर विचार विमर्श के लिए सबसे पहले 8 सितंबर 1965 को शिक्षा मंत्रियों की विश्व कांग्रेस की बैठक तेहरान में आयोजित की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 1966 में अपने 14वें सत्र में यूनेस्को ने इस दिन यानी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। 1967 से हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। बुनियादी साक्षरता से वंचित लोगों में शिक्षा का प्रसार करने में डिजिटल लर्निंग टूल्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल युग में साक्षरता लोगों को सुरक्षित और उचित तरीके से डिजिटल सामग्री तक पहुंचने, समझने, मूल्यांकन करने, संवाद करने और डिजिटल सामग्री तैयार करने में भी मदद कर सकती है। भारत में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 2022 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक इस कार्यक्रम में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर किया जा रहा है। उल्लास कार्यक्रम के तहत 15 साल से ऊपर के गैर साक्षर जो किसी वजह से औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें साक्षर बनाया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम को वर्ष 2022 से 2027 के दौरान लागू किया जा रहा है। इस दौरान 5 करोड़ यानी हर साल 1 करोड़ लोगों को मूलभूत साक्षरता के साथ साथ वित्तीय और डिजिटल साक्षरता भी मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने देश भर में साक्षरता की मुहिम छेड़ी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप 2030 तक देश में पूर्ण साक्षरता सुनिश्चित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 8 सितंबर वर्ष 1951 में सैन फ्रांसिस्को शांति सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 48 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में युद्ध स्मारक ओपेरा हाउस में सैन फ्रांसिस्को संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने जापान और कुछ मित्र राष्ट्रों के बीच शांति को औपचारिक रूप से स्थापित किया और जापानी संप्रभुता को मान्यता दी। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध हथियारों से लड़ना बंद हो गया था, लेकिन इस संधि के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का तकनीकी रूप से अंत हो गया। इस संधि को जापान के साथ शांति की संधि भी कहा गया। यह संधि अप्रैल 1952 को लागू हुई। कानूनी रूप से अमेरिकी नेतृत्व वाले मित्र देशों के कब्जे से जापान को मुक्त किया गया। 8 सितंबर वर्ष 1967 से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसकी नींव 1965 में ईरान की राजधानी तेहरान में शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान रखी गई। सदस्यों ने अज्ञानता को दूर करने पर जोर दिया।
ताकि दुनिया भर के लोगों को आजीविका तक पहुंच प्राप्त हो सके। आज ही के दिन 1966 में यूनेस्को ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर 77.7% है। यूनेस्को के अनुसार भारत वर्ष 2060 में सार्वभौमिक साक्षरता हासिल कर लेगा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में भाजपा की कार्यशाला का दूसरा दिन, प्रधानमंत्री ने जनसेवा का दिया मंत्र, संसदीय दल ने जीएसटी सुधारों को सराहा। गुआ गोलीकांड के शहीदों को राज्यवासी कर रहे याद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेता शहीदों को करेंगे नमन, जनसभा का भी आयोजन। भाजपा ने रांची के एचईसी इलाके में सरकार पर गरीब आदिवासी परिवारों को अतिक्रमण के नाम पर बेघर करने का लगाया आरोप, बाबूलाल मरांडी पीड़ितों से मिले। और भारत ने दक्षिण कोरिया को पराजित कर जीता हॉकी एशिया कप का खिताब, विश्व कप हॉकी के लिए किया क्वालिफाई, जमशेदपुर में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन।